Hello, dear children. How are you? I hope you all are fine and taking good care of yourself in this type of situation. So, today I am again back with the explanation of the second part of the poem number 6 of Standard 8 Literature, that is a life on the ocean wave. In the first part, I have already explained you about the poem, its summary, as well as about the poet. I hope you might have watched that video and would have read the poem. So today I am going to explain you that meanings as well as the question answer. So let's begin with the meanings. The first meaning is deep. I repeat, deep. It means the sea. Sea को कहा जाता है deep. The second one is rave. Yes, rave. It means to move in an enthusiastic way. एकदम खुश होके इधर उधर घूमना. Then the third one is reveals. I repeat, reveals. It means noisy and energetic celebration. एकदम ही सेलिब्रेशन हो जिसमें बहुत एनर्जी से भरा हो एंड बहुत आवाज़ हो, दैट मीन्स रिवील्स. द फोर्थ वन इज पाइन. पाइन इट मीन्स टू वॉन्ट और मिस समथिंग वेरी मच. आप कुछ चीज़ को बहुत मिस करें उसे कहते हैं पाइन, और जो आप चाहते हो आपको चाहिए, दैट मीन्स पाइन. देन द फिफ्थ वन ब्राइन. ब्राइन मीन्स सी वाटर, जो समुंदर का पानी होता है उसे कहते हैं ब्राइन. देन द सिक्स्थ वन टेम्पेस्ट. आई रिपीट, टेम्पेस्ट. इट मीन्स अ वायलेंट स्टॉर्म. बहुत ही जोर के आंधी तूफान हो उसे कहते हैं टेम्पेस्ट. देन द सेवेंथ वन स्विफ्ट ग्लाइडिंग क्राफ्ट. स्विफ्ट ग्लाइडिंग क्राफ्ट इट मीन्स फास्ट मूविंग शिप. जो बहुत ही फास्ट चलती हो शिप उसे कहते हैं स्विफ्ट ग्लाइडिंग क्राफ्ट. देन द एट्थ वन गेल. गेल इट मीन्स एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड. बहुत ही ज़ोर से जो विंड आती है उसे कहते हैं गेल. एंड द लास्ट वन इज अ बैफ्ट. अ बैफ्ट. I repeat, a baft. It means in or behind the stern of the ship. Means ship के अंदर और जो पीछे का पार्ट है behind the stern of the ship, मतलब जो पीछे का पार्ट है उसे कहते हैं behind the stern, जो पीछे का है वो. Then now here we end up our meaning. Let's move on to the answer these questions. The question answers. Exercise A it is. That is, answer these questions. The first question is, where is the speaker? What does he long for? I repeat the question. Where is the speaker? What does he long for? मतलब स्पीकर कहाँ है और उसे वो क्या चाहते हैं. So the answer is, the speaker is in a city. एक सिटी में है. He longs to be out at sea. उन्हें वो सिटी की लाइफ पसंद नहीं है. वो चाहते हैं कि वो समुंदर के बीच में रहे एंड लेट द केयरलेस अनबाउंडेड एक्सिस्टेंस ऑफ द मैन हु लिव ऑन ओशियन शिप्स. और जो उसके साथ शिप्स पे लोग हैं उनके साथ वो शिप में सी के बीच में रहना चाहते हैं. देन द सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द सी. I repeat the question. How does the speaker describe the sea? कैसा है सी, कैसा है, कैसे वो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उस सी के बारे में. So the answer is, the speaker describes the sea waters as rolling and ever changing. वो स्पीकर क्या से डिस्क्राइब करते हैं सी वाटर को कि वो हमेशा रोल होता रहता है और एवर चेंजिंग, हमेशा वो पानी बदलता रहता है. Then the wind constantly affects the sea water and gives rise to waves. और जो विंड है, हवा आती रहती है हमेशा कॉन्स्टेंटली, वो सी वाटर को अफेक्ट करती है और उससे वेव्स आते हैं पानी में. Then the ever changing nature of the sea and its vast expanse
मेक्स इट एक्साइटिंग टू द स्पीकर। और क्या स्पीकर को क्या एक्साइटिंग लगता है कि जो हमेशा चेंज होता रहता है पानी का बहाव और नेचर, और एकदम वास्ट बड़ा सा समंदर है जो स्पीकर को बहुत एक्साइट करता है और उसकी तरफ खींचता है। देन द थर्ड आंसर इज, क्वेश्चन इज व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर द शिप टू एंड वाई। अब स्पीकर जो है वो शिप को किसके साथ कंपेयर करते हैं। आई रिपीट द क्वेश्चन, व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर द शिप टू, किसके साथ कंपेयर करते हैं और क्यों। द आंसर इज द स्पीकर कंपेयर्स द शिप टू अ फ्री ओशियन बर्ड। वो कहते हैं कि जो शिप है उसको वो ओशियन बर्ड के साथ कंपेयर करते हैं कि शिप है वो ओशियन बर्ड जैसी है, फ्री एकदम। दिस इज़ बिकॉज, क्यों कंपेयर करते हैं ओशियन बर्ड के साथ, क्योंकि द शिप इज़ एज स्विफ्ट एंड एज फ्री टू एक्सप्लोर द सी एज एन ओशियन बर्ड। जैसे ओशियन बर्ड हमेशा फ्रीली कहीं भी जा आ सकता है शिप सी में, वैसे शिप भी एकदम फास्टली और फ्रीली पूरे सी में एक्सप्लोर करती है, घूम सकती है। सो नेक्स्ट द फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाई इज द स्पीकर नॉट वरीड अबाउट द स्टॉर्म। आई रिपीट द क्वेश्चन, व्हाई इज द स्पीकर नॉट वरीड अबाउट द स्टॉर्म। क्यों स्पीकर को तूफान से बिल्कुल डर नहीं लगता है। सो द आंसर इज, द स्पीकर इज़ नॉट वरीड ऑफ द स्टॉर्म बिकॉज, क्योंकि उसे इसलिए डर नहीं लगता क्योंकि द शिप इज़ स्ट्रांगली बिल्ड। शिप जो है वो एकदम ही मजबूत है, अच्छे से बनाई गई है मजबूती से, एंड कैन विथस्टैंड अ स्टॉर्म, और वो कोई भी आंधी तूफान का सामना कर सकती है। एंड द क्रू इज़ ऑल्सो ब्रेव, और जो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं शिप में, जो क्रू है वो भी बहुत ब्रेव है, हिम्मत वाले हैं। एंड डिटरमाइंड टू फेस द स्टॉर्म ब्रेवली, और वो कहते हैं कि हम कोई भी आंधी तूफान आ जाए उसे बहुत उसका सामना एकदम ब्रेवली हिम्मत से करेंगे। देन द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू द अदर सेलर्स हैव इन कॉमन विद द स्पीकर। अब जो दूसरे सेलर्स हैं उसकी क्या क्या चीज़ें इस स्पीकर से कॉमन मिलती जुलती आती है। आई रिपीट द क्वेश्चन, व्हाट डू द अदर सेलर्स हैव इन कॉमन विद द स्पीकर। सो द आंसर इज, द अदर सेलर्स लव द सी एंड द फ्रीडम इट ऑफर्स एज मच एज द स्पीकर डस। जैसे स्पीकर को सी से बहुत ही प्यार है और उस फ्रीडम से वो बहुत आराम से फ्री से मूव होना चाहते हैं, वैसे ही दोनों ये दूसरे सेलर्स और स्पीकर में ये कॉमन है। देन दे आर ऑल्सो एज करेजियस एज द स्पीकर, और जो दूसरे जो लोग हैं, जैसे स्पीकर जितना ब्रेव है वैसे ही वो जो दूसरे लोग हैं वो भी इतने करेजियस है। एंड आर एज रेडी टू फेस द चैलेंजेस ऑफ द सी, और वो रेडी है हमेशा कोई भी चैलेंज फेस करने के लिए। सी में अगर कोई भी तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, तो दे आर रेडी टू फेस दैट चैलेंजेस एज द स्पीकर इज। जैसे स्पीकर कहता है कि आई कैन ऑल्सो फेस एनी टाइप ऑफ चैलेंजेस, तो वो जो दूसरे सेलर्स है दे आर ऑल्सो रेडी। सो दीज ऑल थिंग्स आर कॉमन बिटवीन द अदर सेलर्स एज वेल एज द स्पीकर. Now in this, one more exercise is there, that is, you have to read these lines and answer the questions. Some lines are taken from the poem, में से ली गई है जो lines वो दी गई है और उसके हिसाब से आपको question के answers देने हैं. So the first question is, like an eagle caged I pine on this dull unchanging shore, oh give me the flashing brine, the spray and the tempest roar. So these lines are taken from the poem. According to this, few questions are asked that you have to answer. So the first question is A, what does the speaker desire? Means speaker क्या चाहते हैं. I repeat the question, what does the speaker desire? So the answer is, the speaker desires an exciting life on the
सी। वो क्या चाहते हैं कि बहुत ही एक्साइटिंग एक लाइफ हो उनकी सी में, लैंड पे नहीं रहना चाहते हैं। द सेकेंड वन बी क्वेश्चन, वॉट डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू। और इस पैराग्राफ में उन्होंने खुद को किसके साथ कंपेयर किया गया है। आई रिपीट द क्वेश्चन, वॉट डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू। सो द आंसर इज ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ केज्ड ईगल। वो ऐसा कहते हैं, केज्ड ईगल, जो ईगल को पिंजरे में बंद करके रखा जाता है, वो खुद को ऐसा मानते हैं, उसके साथ कंपेयर करते हैं। एन ईगल इज मेंट टू बी सोरिंग रीगली इन द स्काई। और ईगल किस लिए होती है कि पूरे स्काई में वो घूमती रहे एकदम आराम से। एंड नॉट मेंट टू बी केज, और उसे पिंजरे में नहीं रखा जा सकता। सिमिलरली, उसी तरह द स्पीकर फील्स दैट ही इज़ मेंट टू एक्सप्लोर द एक्सपेंस ऑफ द सी। और वो कहता है कि मैं भी इसीलिए बना हूँ कि पूरे सी में एक्सप्लोर करूँ, घूमूँ यहाँ वहाँ। एंड ही इज़ नॉट सूटेड टू लाइफ ऑन लैंड। और वो जो लैंड पे लाइफ है उससे सूटेड नहीं है, उसके लिए नहीं उनको बॉर्न हुए हैं, वो बॉर्न हुए हैं सी को एक्सप्लोर करने के लिए। देन द लास्ट वन, सी क्वेश्चन, हाउ डज ही डिस्क्राइब द लैंड। अब वो लैंड को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। आई रिपीट द क्वेश्चन, हाउ डज ही डिस्क्राइब द लैंड। सो द आंसर इज ही डिस्क्राइब्स द लैंड एज डल एंड अनचेंजिंग। वो कहता है कि लैंड में कभी कोई बदलाव नहीं आता है, अनचेंजिंग है और बहुत ही डल फील होता है, अच्छा नहीं लगता है उनको वहाँ पे। Then the second paragraph which is given over here is, once more on the deck I stand, of my own swift gliding craft, set sail, farewell to the land. So इस लाइन्स के आधार पर आप लोग को ये दूसरे 3 क्वेश्चंस आंसर करने हैं। सो द फर्स्ट ए क्वेश्चन इज, वेयर इज द स्पीकर। ये पैराग्राफ के अकॉर्डिंग यू हैव टू आंसर। स्पीकर कहाँ है। आई रिपीट द क्वेश्चन, वेयर इज द स्पीकर। सो द आंसर इज, द स्पीकर इज स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ हिज शिप विच इज़ आउट एट सी। जो शिप सी में अंदर जाना शुरू किया है उसके डेक पे वो खड़े हैं। देन द नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन बी इज, हाउ डू यू नो दैट द स्पीकर इज़ हैप्पी हियर। नाउ हाउ कैन यू से, आपको कैसे पता है कि यहाँ पे सी में आके स्पीकर बहुत ही खुश है। आई रिपीट द क्वेश्चन, हाउ डू यू नो दैट द स्पीकर इज़ हैप्पी हियर। सो द आंसर इज, द स्पीकर हैज़ एक्सप्रेस्ड हाउ एक्साइटिंग ही फाइंड्स द लैंड। इसमें इस लाइन में स्पीकर ने ये कहा, कैसे एक्सप्रेस किया है कि उनको लैंड पे रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। He says that the sea makes him feel free as a bird. और वो क्या कहते हैं कि सी, जैसे ही वो सी में जाते हैं उनको ऐसा फील होता है कि वो बर्ड के जैसे एकदम फ्रीली सब जगह मूव कर पा रहे हैं। एंड देयरफॉर इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। और इससे हमें पता चलता है कि इजीली हम पता लगा सकते हैं दैट ही इज़ हैप्पियर एंड मोर एक्साइटेड टू बी आउट एट सी, कि वो बहुत ही खुश है और एक्साइटेड है कि वो सी में, अब समुंदर में तैर रहे हैं, शिप में जा रहे हैं। ओके, देन द लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज दीज लाइन्स कन्वे द स्पीकर्स एक्साइटमेंट। आई रिपीट द क्वेश्चन, हाउ डू दीज लाइन्स कन्वे द स्पीकर्स एक्साइटमेंट। मीन्स वॉट, कि आपको कैसे इस लाइन से पता चलता है, इस ऊपर की लाइन से, कि स्पीकर बहुत ही एक्साइटमेंट में है। सो द आंसर इज, द लाइन्स कन्वे द ईगरनेस, कि उनकी जो ईगरनेस है, जल्दी कुछ कर दिखाना, विथ विच द स्पीकर सेट्स आउट विथ ए शिप। जो शिप लेके जब वो निकलते हैं तो उनकी ईगरनेस इसमें बताई गई है कि वो कितने उतावले हो रहे थे। ही लव्स हिज स्विफ्ट शिप, उसकी जो फास्ट मूविंग शिप है उसे वो बहुत प्यार करते हैं। एंड इज़ हैप्पी टू बी बिडिंग फेयरवेल टू लाइफ ऑन लैंड, और वो खुश है कि वो लैंड के लाइफ से अब मुक्त हो गए हैं और वो शिप में सी के अंदर जा रहे हैं। सो डियर चिल्ड्रन, आई होप you might have understood all the meanings, question answers as well as the lines and their question answers which are given.
So you have to write all these meanings, exercise A and B in your fair notebook with black and blue pen and read all the question answers properly. Thank you, dear children.